हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जी हाँ, इसको समझेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, किसी किसी को मतलब टफ लगता है, समझ में नहीं आता है, तो इसको मैं डायग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम से समझाऊंगा, तो इसको एंड तक देखिएगा। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि एक वायर है, एक तार है जिसका नाम है CD, है ना। इसका नाम क्या है? CD तार है। C और D तार है हमारे पास, और इस CD तार के कारण इसको बोलेंगे परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक। तो परिमित लंबाई का मतलब क्या हो गया? यानी कि इसकी एक परिमित लंबाई है, यानी उसकी एक लंबाई है कुछ, ठीक है, और वो परिमित लंबाई का है ना, यानी कि सीमित लंबाई है। और ऋजु रेखीय मतलब होता है बिल्कुल सीधा, है ना, सीधी रेखा में। तो ऋजु रेखीय और धारावाही चालक, धारावाही का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये I की डायरेक्शन हो गई। कितनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद देखो हमें करना क्या है। हमें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हमें कहीं ना कहीं एक बिंदु क्या लेना पड़ेगा? एक बिंदु P लेना पड़ेगा। तो हमने माना कि कोई एक बिंदु है जो कि यहाँ पर है, इस जगह मौजूद है, एक बिंदु P है, ठीक है। ये बिंदु हमने क्या मान लिया? P है, जो कि इधर मौजूद है और जो कि इससे R दूरी पर स्थित है, जो कि इससे R दूरी पर स्थित है। तो आपको डायग्राम समझना होगा। अगर आपने फिजिक्स में डायग्राम समझ लिया, डायग्राम बनाना आ गया, तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, इसको मिला दिया और देखा कि ये कितनी दूरी पर है? ये R दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये कितनी दूरी पर है? R दूरी पर स्थित है। अब हमें क्या करना है? इसके कारण निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम अल्पांश मानते हैं हमेशा, तो हम अल्पांश मानेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे मानना है हमें। हमने सबसे पहले क्या माना? सबसे पहले माना कि ये जो बिंदु है, ये वाला जहाँ पर लंब जा रहा है, ये Q है। ये क्या है? Q है। ये करंट I जा रहा है ऊपर की तरफ, और हमने क्या करा? इन पॉइंटों को आपस में मिला दिया। D और C को P से मिला दिया। D और C को किससे मिला दिया? P से मिला दिया। तो देखो मिला देते हैं इसको, हम इसको आपस में मिला देते हैं। तो देखो हमने इसको आपस में ऐसे करके ये मिला दिया और इसको भी मिला दिया। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा ये। सबसे पहले हम इनको आपस में मिला देते हैं। अब इनको क्यों मिला दिया? क्योंकि इनके बीच में एंगल बनेगा, है ना। उस एंगल से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा जो इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो कैसा होगा, कितना होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा? सबसे पहले एंगल मान लिए। तो देखो ये वाला जो एंगल माना, नीचे वाला ये वाला एंगल जो माना, वो मैंने माना φ1। कितना माना? φ1। और ये वाला जो पूरा टोटल हो गया, ये वाला जो पूरा मानेंगे वो कितना हो जाएगा? φ2। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक अल्पांश मान लेता हूँ ताकि डायग्राम अच्छा बने, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? अल्पांश मान लेंगे। अब अल्पांश के लिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट माना, ये हो गया हमारा अल्पांश, ठीक है। ये क्या हो गया? अल्पांश। और इसको माना E और इसको माना F, ठीक है। और यहाँ से इस EF को भी हम इससे P पॉइंट से मिलाएंगे, तो इसको भी हम P पॉइंट से मिला देते हैं। तो देखो अब P पॉइंट से मिलाएंगे तो कैसे आएगा ये? तो देखो ध्यान से, अब इसको भी P पॉइंट से मिलाया। देखो इस अल्पांश की एक इसको मिलाया और इस अल्पांश की उसको मिलाया, ठीक है। इनको हमने P पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ हमें करनी है ना। यहाँ पर हमें लंब डालना है। यहाँ पर हमें क्या डालना है? एक लंब डालना है। तो हमने इससे जाता हुआ एक लंब डाल दिया, ऐसे करके इससे जाता हुआ एक लंब डाल दिया। तो इसको मान दिया, इस वाले को G मान लिया। कितना मान लिया? G मान लिया। आई होप आप इतना समझ में आ गया हो आपको। अब देखना ध्यान से, हम इस छोटे वाले एंगल को क्या मानेंगे? इस छोटे वाले एंगल को मानेंगे D∅। क्या मानेंगे? D∅। ये हो गया D∅, हो गया हमारा, ठीक है। और हम जानते हैं ये पूरा एंगल जो था, ये वाला पूरा एंगल कितना था? ये वाला पूरा एंगल हमारा था φ2। कितना था? φ2 था। लेकिन ये वाला जो एंगल है, सिर्फ ये वाला एंगल, ये वाला है हमारा एंगल φ। कितना है? φ, ठीक है। बस इतने आपको डायग्राम को समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और एक और चीज़, ये वाला एंगल हमारा थीटा है। ये वाला एंगल हमारा क्या है? थीटा मान लिया हमने इसको। तो इस वाले एंगल को हमने थीटा मान लिया। ये वाला एंगल हो गया हमारा थीटा, और इस अल्पांश की लंबाई है वो है ΔL। कितनी है? ΔL है। तो ये डायग्राम आपका बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब मैं आपको थ्योरी पे ले चलता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा, ठीक है, कि बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मैं उस डायग्राम को भी दिखाता रहूँगा बीच में, है ना। इस डायग्राम को भी देखते रहेंगे। और देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या मान लेंगे? R मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? R।
ठीक है, हो गया बस। अब देखो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए चालक में एक अल्पांश क्या मान लेते हैं, EF मान लेते हैं। यहाँ पर एक अल्पांश मान लिया हमने जो कि EF है। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, हमने क्या मान लिया, अल्पांश EF मान लिया। ठीक है, अब माना EP बराबर R है, तो देखो EP बराबर क्या है हमारा, R है। ध्यान से देखो EP बराबर क्या है, R है। उसके बाद उसने बोला एंगल QPE, एंगल QPE बराबर कितना है, फाई है। और एंगल EPF बराबर क्या है, D फाई है। ठीक है, तथा EFG बराबर क्या है, थीटा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ में गए। अब देखो इस अल्पांश के कारण, ये जो अल्पांश है ना हमारा, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट के नियम से, तो बायो-सैवर्ट के नियम से लगाएंगे तो DB बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4π IDL sin θ/r²। अब कैपिटल R क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ से अल्पांश की जो दूरी है P बिंदु से वो कैपिटल R है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल R² हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखते हैं ट्रायंगल EGF में। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देखो ट्रायंगल EGF को देखो, ये देखो ये EGF। अब मैं इस EGF को यहाँ बना देता हूँ। देखो ऐसे करके जा रहा है EGF। ठीक है, ये आपका EGF है और ये परपेंडिकुलर है। ये E है और ये G है और ये F है, आपको दिख रहा होगा। ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। ये वाला एंगल हमारा थीटा है। तो यहाँ पर अगर, और ये वाली चीज़ ये क्या है, डेल्टा L है। ये क्या है हमारा, डेल्टा L है। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ, साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखो लंब बटे कर्ण, तो देखो ध्यान से देखना, ये तो हो गया हमारा लंब, तो ये हो गया EG, और बटे में कर्ण क्या हो गया, EF हो गया। इसके हिसाब से तो हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो EF उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, EF साइन थीटा बराबर EG, और EF की वैल्यू कितनी है, डेल्टा L। तो देखो ध्यान से, या फिर DL बोलो, है ना, इसको D मान लो, उसको क्या मान लो, D मान लो, क्योंकि D5 माना है तो D मान लो। तो देखो क्या हो जाएगा, EG बराबर DL और साइन थीटा। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, EG बराबर DL साइन थीटा। अब चित्र में देखेंगे हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। तो देखो ध्यान से, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो देखो ये हमारा D5 बन रहा है, तो ये कोण है। अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो देखो EG क्या है, एक तरीके की चाप है। EG क्या है, एक तरीके की चाप है। तो कोण बराबर चाप और बटे में त्रिज्या R हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ध्यान से देखो D5 बराबर क्या हो जाएगा, D5 बराबर हो जाएगा EG चाप और बटे में त्रिज्या यानी कि R। तो ये हो जाएगा, और यहाँ से EG बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R और D5 हो जाएगा। EG बराबर क्या हो जाएगा, R और D5 हो जाएगा। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ये कौन सी हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में, EG बराबर R D5 हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन, अगर इन दोनों इक्वेशनों को देखो, देखो ये भी EG के बराबर है और ये भी EG के बराबर है, तो DL साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, R D5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर था हमारा DL साइन थीटा, IDL साइन थीटा, तो DL साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, R D5 आ जाएगा। बस हो गया इतना काम। तो देखो DB बराबर क्या हो गया, DB बराबर हो गया μ0/4π IRD5/r², क्योंकि आइडियल साइन थीटा था उसकी जगह पे RD5 आ गया और अपॉन में R²। R से एक R कैंसिल हो गया, तो हमारा अपॉन में एक R बचा बस। ठीक है, अब ट्रायंगल EQP से और देखना है बस। तो देखो ट्रायंगल EQP, तो ध्यान से देखो ट्रायंगल EQP। तो EQP में देखो ये वाला एंगल क्या है, फाई है, ये वाला एंगल क्या है, फाई है। तो EQP में देखो ध्यान से, तो यहाँ से हम cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी, cos फाई की, क्योंकि हमारे पास क्या है, कर्ण और आधार है। तो cos फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो R बटे में कैपिटल R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ से कैपिटल R निकालूँ तो कैपिटल R इधर चला जाएगा, cos फाई नीचे जाएगा। ये बराबर हो जाएगा स्मॉल r अपॉन में cos फाई। तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो कैपिटल R बराबर स्मॉल r अपॉन cos फाई लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कैपिटल R था, इस फॉर्मूले हमारा क्या था, कैपिटल R था IDफाई वाले में। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, देखो ये पुट करेंगे तो R बटे में cos फाई, और cos फाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो DB बराबर μ0/4π I cos फाई D5 अपॉन में R हो जाएगा। ठीक है, अब माना धारावाही चालक के सिरे C और D बिंदु P से क्रमशः φ1 व φ2 कोण बनाते हैं। कितना कोण बना रहे हैं, φ1 व φ2। अतः बिंदु P पर संपूर्ण धारावाही चालक CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो हमने देखा ये एंगल क्या बना रहे हैं, ये एंगल φ1 बना रहे हैं और φ2 बना रहे हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ से यहाँ तक का चुंबकीय क्षेत्र इस पूरे तार का, तो इस पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें दे देगा। ठीक है, दे देगा कि नहीं दे देगा इस पूरे तार के कारण। तो देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, B = μ0/4π I/r हो जाएगा। क्यों हो जाएगा I/r, तो अभी आपने देखा,
देखो ध्यान से दोबारा, देखो आई अपॉन आर तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा कॉस फाई और डी फाई। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो देखो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट क्या लग जाएगी, तो लिमिट लग जाएगी फाई वन से फाई टू, लेकिन ये माइनस है। माइनस क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखो, देखो ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये नीचे की तरफ नेगेटिव साइड है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड है, तो ये हो गई नेगेटिव साइड। तो इसलिए ये फाई वन कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव में, तो इसलिए माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी माइनस फाई वन से प्लस की फाई टू। और आप जानते हैं कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई होता है। अगर नहीं याद है तो लिख लेना, साइन फाई होता है। अब देखो एक लिमिट हो गई फाई टू और एक हो गई माइनस फाई वन, तो एक बार फाई की जगह पे क्या आएगा फाई टू माइनस एक बार क्या आएगा माइनस फाई वन और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये डायग्राम बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बनाइएगा। मिलते हैं ऐसी ही बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।